हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अस्थाना एडुटेक। मैं विवेक सचान, आपकी फिजिक्स बनेगी आसान। मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो को लेकर के, जिसमें हम आपको एक नए टॉपिक पर लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले क्लास 12 के स्टूडेंट को उनके बोर्ड की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दूसरी बात ये कि उनके सपोर्ट के लिए हम अपने चैनल की तरफ से उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं। और आज जो हम आपके सामने टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको लेकर के जाना चाहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है कैपेसिटर। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं कैपेसिटर पर। तो कैपेसिटर में जाने के पहले एक बहुत छोटी सी चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। कैपेसिटर वैसे तो ये एक डिवाइस होता है। अब डिवाइस कैसा होता है इसको अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, बट इसके पहले हम एक सिंपल सा एक डेफिनीशन जान लें कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में, किसी कंडक्टर में जब कोई चार्ज पास करता है तो उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल स्टेबलाइज हो जाता है। सपोज दैट अगर हम एक कोई कंडक्टिंग मटेरियल इस तरह से कंसीडर कर लें, कोई वायर है या इस तरह का कोई भी मटेरियल जिसमें कि क्यू चार्ज पास करता है, तो इस मटेरियल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो चार्ज पास करता है, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल V, माने कि ये जो Q है ये V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखते हैं C इंटू V। अब यहाँ ये जो बात आती है C की, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। अब यहाँ देखिए एक नया वर्ड आ गया, इसलिए हम आपको बाद में लेके जाना चाहते हैं कैपेसिटर में। यहाँ दो वर्ड आपके सामने दिख रहे हैं, एक कैपेसिटेंस और एक कैपेसिटर। अब जैसे आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर, तो ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो रजिस्टर एक इक्विपमेंट है या कंपोनेंट कह सकते हैं या पैसिव कंपोनेंट कह सकते हैं, जबकि रेजिस्टेंस जो होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मींस कंडक्टिंग मटेरियल। एक कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि फ्लो ऑफ करंट का अपोज करती है, करेक्ट। वैसे ही यहां पर ये जो वर्ड आया कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। और कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटेंस तो प्रॉपर्टी हो गई, बट कैसी प्रॉपर्टी? टू स्टोर द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, माने कि किसी भी कंपोनेंट की, एक ऐसे कंपोनेंट की प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में चार्ज को स्टोर करता है, उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। और चार्ज स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी है, उसका गुण है, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इसको आप लिख सकते हैं कूलम्ब पर वोल्ट और फैरड। इसी को क्या लिखते हैं? और फैरड, इसी का दूसरा यूनिट हो गया फैरड, करेक्ट। तो ये था आपका कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन। अब जब कैपेसिटेंस यानी प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, तो प्रॉपर्टी के बाद ही तो हम कंपोनेंट में जाएंगे ना, कि वो कंपोनेंट कौन सा है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। अब यहाँ पर हम पहले एक बहुत छोटा सा एक टॉपिक और बता देना चाहते हैं आपको। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, करेक्ट। माने कि कोई एक स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर है। अब यहां देखिए फिजिक्स का मतलब ये होता है, साइंस का मतलब या फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, हम कोई भी वर्ड यूज करते हैं तो हर एक वर्ड की कोई ना कोई मीनिंग होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया आइसोलेटेड। स्फेरिकल का तो मतलब समझ में आता है कि कोई भी आपने कंडक्टर ऐसा लिया है, कोई मटेरियल ऐसा लिया है जो कि स्फेरिकल है, स्फीयर है।
बट आइसोलेटेड, अब यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब कि अगर उस मटेरियल में चार्ज है तो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा कंडक्टिंग मटेरियल उसके नियर नहीं है, माने कि वो हो गया आइसोलेट, माने कि इंडिविजुअल, अलग। करेक्ट, मींस उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज या दूसरा चार्ज बॉडी नहीं है, तो ये है आइसोलेटेड। तो यहाँ पे देखिए हम कोई एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग मटेरियल इस तरह से हमने ले लिया, ये करेक्ट, और इसकी जो रेडियस है ये, इसको हमने लिख लिया रेडियस को r, ठीक है ना। अब इसकी रेडियस r है और इसको अगर हमने प्लस q चार्ज सप्लाई दिया तो पोटेंशियल जो होगा इसके सेंटर पर, यहां पर अगर हम पोटेंशियल निकालें तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन द सरफेस, माने कि इसके सरफेस पर जो चार्ज दिया गया है तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल Q बाई R, माने कि ये फार्मूला कहाँ से आया, ये आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसी से आता है ये Q बाई R। तो जब पोटेंशियल आपको मिल गया, चार्ज आपको दिया ही गया, तो देखिए डेरिवेशन करना कितना आसान होता है। जो फिजिक्स की लैंग्वेज में आप कहते हैं कि डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ऐसा होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी फिजिक्स तो एकदम आसान हो जाएगी, वो भी तब जब आपके साथ होंगे मिस्टर विवेक सचान। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब आपको डेराइव क्या करना है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के लिए हमारी नीड क्या होती है, यहां पर हमने पहले ही लिख दिया है C इक्वल टू Q/V, माने कि हमको चार्ज की नीड होती है, पोटेंशियल की नीड होती है। जब चार्ज और पोटेंशियल की नीड है हमें, तो हमने क्या किया कि एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए निकालने जा रहे हैं, तो उसकी R रेडियस का एक हमने स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, इसको Q चार्ज दिया, तो इस चार्ज Q से कितना पोटेंशियल स्टेबलाइज होगा, ये पोटेंशियल आपने फाइंड कर लिया, तो इसकी कैपेसिटेंस आपको मिल जाएगी। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ये आपको मिल गया C इज इक्वल टू Q/V। तो Q चार्ज है, ये तो आपको पता ही है, आपने प्लस Q चार्ज दे रखा है इसको, तो यहां पर Q रख दिया गया। V पोटेंशियल ये आपको दिया गया है यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यहां पर देखिए Q से Q कैंसिल होगा, ये जो टर्म है पूरा ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कितना इजी है देखिए डेरिवेशन। तो आप अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो आपकी फिजिक्स तो बिल्कुल आसान हो जाएगी, आप फिजिक्स के मास्टर तो बन ही सकते हैं, बहुत ही इजी है, आप देख ही रहे हैं। करेक्ट। अब जब इतना सारी चीज हमने सीख लिया तो अब हम चलते हैं आपको लेकर के कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले हम आपको बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन बता देना चाहते हैं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। करेक्ट, या हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक फर्स्ट एक इधर ये सेकंड। एक होता है पैसिव कंपोनेंट और दूसरा होता है एक्टिव कंपोनेंट। करेक्ट। अब ये पैसिव कंपोनेंट क्या है, एक्टिव कंपोनेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में देखिए बहुत सारी चीजें हैं, तो पहले इन दोनों में हम डिफरेंस पता करें कि कोई भी कंपोनेंट हमारे सामने है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पैसिव है कि वो एक्टिव है।
तो पैसिव कंपोनेंट एक्चुअल में क्या होते हैं, सेल्फ कैपेबल होते हैं। सेल्फ कैपेबल का मतलब ये होता है कि अगर उनको हम इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देते हैं तो वो वर्क करते हैं। बट एक्टिव कंपोनेंट जो होता है ये विदाउट पैसिव कंपोनेंट ये कोई भी वर्क नहीं कर सकता। मींस अगर इसको हम इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देंगे तो ये तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक कि इस कंपोनेंट को इसके साथ कंबाइंड या कॉम्बिनेशन में नहीं लगाया जाता, तब तक ये वर्क नहीं करता। तो ये होता है एक्टिव कंपोनेंट, माने कि ये सेल्फ कैपेबल नहीं होते, जबकि पैसिव कंपोनेंट जो होते हैं वो सेल्फ कैपेबल होते हैं। अब ये पैसिव कंपोनेंट जो होते हैं इनको फिर से क्लासिफाइड किया गया। देखिए ये कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका कैपेसिटर, दूसरा होता है आपका रजिस्टर और तीसरा होता है आपका इंडक्टर। करेक्ट। ये आप पढ़ने जा रहे हैं अभी जो हमने स्टार्ट किया है। रजिस्टर इसके आगे आएगा और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आप क्लास 10th से पढ़ के आए, इससे बिल्कुल अननोन नहीं है आप। और इंडक्टर जो है जब हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन इसका भी आएगा। करेक्ट। तो ये तीन आपके पैसिव कंपोनेंट होते हैं, जबकि एक्टिव कंपोनेंट बहुत सारे हैं। अब आपके सिलेबस में जो एक्टिव कंपोनेंट हैं वो केवल दिए गए हैं। एक तो है आपका पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, और दूसरा है आपका ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। और इस ट्रांजिस्टर में दो पार्ट हैं, एक एनपीएन और दूसरा है आपका पीएनपी। तो ये दो तरह के आपके एक्टिव कंपोनेंट आपके सिलेबस में है। वैसे तो अभी बहुत सारे होते हैं, इसमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी होता है, ज्वाइंट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर भी होता है, वैक्यूम डायोड भी होता है, वैक्यूम ट्रायोड, वैक्यूम टेट्रोड, पेंटोड, बहुत सारे एक्टिव कंपोनेंट हैं। तो अब हम सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं ये कैपेसिटर। यही है आपका सबसे पहला पैसिव कंपोनेंट कैपेसिटर, जैसे कि अभी आपने पढ़ा। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पहले हम बता दें कि कैपेसिटर होता क्या है। मींस कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी आप जान लीजिए। पहली चीज तो ये कि इट वर्क्स ओनली विथ एसी सोर्स, डीसी सोर्स को ये ब्लॉक करता है। पहली प्रॉपर्टी, इट वर्क्स ओनली विथ एसी सोर्स। करेक्ट। एंड ब्लॉक्स द डीसी करंट। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, डीसी माने डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को कैपेसिटर जो होता है वो ब्लॉक करता है, जबकि एसी सोर्स के साथ ये वर्क करता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें ये आती है, सेकंड, इट इज एन एनर्जी स्टोरिंग component in electrostatic field। करेक्ट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। बट यहां पे एक केस और आता है कि एनर्जी तो स्टोर करता है बट ये इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी स्टोर करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कितने टाइम तक एनर्जी स्टोर करता है, तो इसमें सैचुरेशन कंडीशन कभी नहीं आती। माने कि वो इनफाइनाइट टाइम तक अगर उसको एसी सोर्स में आप अप्लाई कर देंगे तो इनपुट एसी आप उसको देते रहेंगे, वो इनफाइनाइट टाइम तक चार्ज होता रहेगा। अब इसको कैसे डेराइव करना, ये हम आपके सामने ग्राफ से और इक्वेशन से डेराइव करके दिखाएंगे कि उसमें सैचुरेशन कंडीशन कभी नहीं आती। करेक्ट। और डिस्चार्ज वो सेकंड में हो जाता है। अगर आपने उसको एसी सोर्स से बाहर निकाला और उसके दोनों वायर आपस में जैसे ही स्पार्क किया,
टच कराया, उसमें स्पार्किंग हुई और वो डिस्चार्ज हो गया। बट डिस्चार्जिंग भी जो होती है वो कंप्लीट डिस्चार्ज नहीं होता, क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि चार्ज में प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है कि माने कि वो एसी सोर्स के साथ वर्क करता है, डीसी करंट को ब्लॉक करता है। दूसरा ये कि एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। मान लिया कि दो पैरेलल प्लेट हमने ले लिया, एक ये है और दूसरी प्लेट ये हो गई, करेक्ट। अब इसमें प्लेट के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो d हो गई। एक प्लेट को आप सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा इस प्लेट में तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पर निगेटिव चार्ज आता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये तो आपको अपने एक वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन सेकेंड प्लेट पर निगेटिव चार्ज आता है। अगर इसको हम ग्राउंडेड कर दें इस तरह से तो ये जो सिस्टम बनता है, कहने का मतलब ये कि व्हेन टू मेटेलिक प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस थ्रू ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब यहाँ पे प्लेटों के बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी हो सकता है या एयर भी हो सकता है, ठीक है ना। द सिस्टम इज कॉल्ड कैपेसिटर, करेक्ट। माने कि जब दो इक्वल एरिया की, इसका भी एरिया ए है इसका भी एरिया ए है, दो इक्वल एरिया के मेटेलिक प्लेट को आपने किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के थ्रू डी डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया या कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया, तो ये जो सिस्टम आपके सामने बनता है इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर, करेक्ट। अब यहाँ पर एयर भी हो सकता है, एयर एज डाई इलेक्ट्रिक, करेक्ट। अब ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसी चैप्टर में आगे। अब ये आपका देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने दो मेटल प्लेट इस तरह से ये ले लिया, एक मेटल प्लेट ये ले लिया, दोनों को सेपरेट कर दिया आपने ये डी डिस्टेंस पर। यहाँ पर आपने इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा। इस प्लेट को आपने ग्राउंडेड कर दिया, ये क्या है, ग्राउंडेड, करेक्ट। अब यहाँ पर प्लेट के बिटवीन कोई हम एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब भी रख सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पर हमने एक ये स्लैब रख दिया, ये तो अब इस स्लैब की जो थिकनेस है इसको ले लिया T। ये है आपका डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो देखिए बन गया ना सिस्टम। दिस सिस्टम इज कॉल्ड कैपेसिटर। यही जो सिस्टम होता है ये एनर्जी स्टोर करता है, या इसमें प्लेटों के बिटवीन आपका डाई इलेक्ट्रिक एयर हो सकता है या कोई भी आपका इस तरह से ग्लास स्लैब या पेपर हो सकता है। कई तरह के कैपेसिटर बनाए जाते हैं जैसे कि माइका कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, ठीक है ना, वेरिएबल कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इस तरह से डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर आपके बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो इसकी कैपेसिटी है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, टू स्टोर द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, माने कि विद्युत क्षेत्र में आवेश के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करना, चार्ज के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर करता है, करेक्ट। तो अब ये जो एनर्जी स्टोर करेगा तो यहाँ पर देखिए इसकी जो कैपेसिटेंस होती है C is directly proportional to the permittivity of free space and C is directly proportional to the dielectric constant of the dielectric material, correct।
एंड C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। करेक्ट। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो आपके चार इक्वेशन दिख रहे हैं, अगर इन चारों इक्वेशन को कंबाइंड किया जाए तो फ्रॉम द इक्वेशंस वी गेट, ये हो जाएगा C प्रोपोर्शनल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। करेक्ट। अब यहां पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखेंगे जिसकी वैल्यू 1 होगी, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को अभी हम आपके सामने डेराइव करेंगे। कैसे? एयर एज डाई इलेक्ट्रिक लेकर के, दूसरा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लेकर के इसको हम डेराइव करेंगे। करेक्ट। तो देखिए डेरिवेशन कितना आसान होता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर की। तो यहाँ पर आइए आपसे कुछ थोड़ा सा डिस्कस करें कि ये जो कैपेसिटर है, पहले इसको एक हम डेरिवेशन आपके सामने डिक्टेट कर रहे हैं। कैपेसिटर of a parallel plate capacitor capacitance ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए यहाँ पर हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, और इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो D है। यहाँ पर एयर एज डाई इलेक्ट्रिक्स, करेक्ट। यहाँ पर एयर को एज ए डाई इलेक्ट्रिक फिल किया गया। यहाँ पर पहली प्लेट को आपने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। जब पहली प्लेट को आपने सप्लाई से कनेक्ट किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरी प्लेट पर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, इसको आपने ग्राउंडेड कर दिया। इसका प्लेट एरिया A है, इसका भी प्लेट एरिया A है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए डेरिवेशन जिसको आप बोलते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, तो देखिए कितना आसान है। डेरिवेशन किसी भी इक्वेशन को डेराइव करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सबसे पहले आप उस फिजिकल क्वांटिटी पर जाइए जो आपको डेराइव करना है। तो यहाँ हम निकालने क्या जा रहे हैं? कैपेसिटेंस, माने कि C की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब उस C को फाइंड करने के लिए हमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की नीड है? तो C इक्वल टू आपने फार्मूला पढ़ रखा है Q अपॉन V, माने कि चार्ज की नीड है। तो चार्ज तो आपको पता है, यहाँ से आपने चार्ज कितना सप्लाई दे रहे हैं? प्लस Q चार्ज। अब बात आती है पोटेंशियल की। करेक्ट। तो अगर हमको पोटेंशियल मिल जाए तो हमारा फार्मूला डेराइव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब आपने इसको एक प्लेट को Q चार्ज सप्लाई दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन सेकंड प्लेट पे निगेटिव चार्ज आ गया, मींस प्लेटों के बिटवीन एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो गई। ये तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले हम फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, तो ये होता है आपका E इज इक्वल टू, करेक्ट, ये गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A।
या इसको बोल सकते हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पर क्यू अपान ए की जो बात आती है, क्यू बाई ए, दिस इक्वल टू सिग्मा कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। करेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, माने कि किसी भी सरफेस पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज होता है, मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन ए सरफेस, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई है क्यू बाई ए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, E इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। करेक्ट, यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई तो पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, प्लेट के बिटवीन पोटेंशियल जो होगा ये आपका आएगा V इज इक्वल टू ई इंटू डी, माने कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, माने कि चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, dv बाई डी एक्स। तो यहाँ पर dx जो है डिस्टेंस वो d है, पोटेंशियल dv को आपने लिया है v, और इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लेटों के बिटवीन वो आपकी E है। तो यहाँ पर देखते हैं कि E की वैल्यू अगर ये जो आपको दिख रही है Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो V इज इक्वल टू क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट A, ये वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल। अब जब पोटेंशियल आपको मिल गया तो आप इस कैपेसिटर की, मींस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको फाइंड करना है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू अपान वी। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें, Q की वैल्यू Q है और V की वैल्यू है क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पर देखिए चार्ज Q से Q कैंसिल हो गए, ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। करेक्ट, तो यहाँ पर देखिए एयर था एज ए डाई इलेक्ट्रिक, तो K की वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए आया C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। तो देखिए डेरिवेशन कितना इजी था। आपने क्या किया, आपने एक सिंपल सा फिगर ले लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसके बिटवीन आपने एयर एज डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, प्लेटों की डिस्टेंस d है। तो सबसे पहले जब आपने एक प्लेट को चार्ज सप्लाई दिया तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है प्लेट के बिटवीन, वो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। उसके बाद आपने पोटेंशियल कितना स्टेबलाइज हो जाएगा प्लेट के बिटवीन, वो आपने पोटेंशियल फाइंड कर लिया। जब पोटेंशियल निकल गया तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू अपान V पर आपने ये वैल्यू रख करके इसको फाइंड कर लिया कि ये कैपेसिटेंस कितना होगी। ठीक है ना। तो देखिए कितना ही इजी है डेरिवेशन, जिसको आप बहुत डिफिकल्ट मानते हैं तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। करेक्ट। तो आप बने रहिए हमारे साथ लगातार हमारे चैनल पर। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं एक बहुत से सिंपल क्वेश्चन पर। एक न्यूमेरिकल है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है कि दो इस तरह से पैरेलल प्लेट ऐसे बने हुए, ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4। अब इसमें आपसे पूछा गया कि राइट डाउन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, माने कि आपको C इक्विवेलेंट ये आपको लिखना है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि वैसे तो बहुत सिंपल होता है, यहाँ एक टर्मिनल A एक टर्मिनल B है, दोनों टर्मिनल की एक एक प्लेट अगर होगी तो एक पैरेलल प्लेट फॉर्म करती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपकी 1 है और ये जो 2 है, ये 2 प्लेट ये टर्मिनल B से जुड़ी हुई है, 1 प्लेट टर्मिनल A से जुड़ी हुई है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये बन रहा है। करेक्ट।
यहाँ पे अब 2 3 में आइए, 2 आपकी टर्मिनल ए से कनेक्ट है जबकि 3 आपकी टर्मिनल ए से और 2 बी से है। तो यहाँ पे आपका एक पैरेलल प्लेट यहाँ बन रहा है। यहाँ पे 3 आपके टर्मिनल ए से कनेक्ट है प्लेट और 4 जो है वो टर्मिनल बी से कनेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 एक पैरेलल प्लेट यहाँ बन रहा है। तो कितने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बने? 1 2 3। तो इसका मतलब कि जो C इक्विवेलेंट होगा यहाँ पर 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। करेक्ट, वेरी सिंपल आंसर। तो इस तरह से बहुत ही इजी है इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना, इसके डेरिवेशन करना और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप बने रहिए लगातार हमारे साथ, हमारे चैनल में हम बहुत ही शीघ्र फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।